हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीबी प्रजापति। जैसा कि आज मैं 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर डिप्लोमा वेटरनरी, ठीक। तो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड स्मीयर। आखिर होता क्या है? हम आखिर ब्लड स्मीयर बना कर के करते क्या हैं? किस लिए बनाते हैं? और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जनरली आपने सुना होगा कि भैया यदि हमें कोई ब्लड टेस्ट कराना है या कुछ कराना है, तो हमें क्या करना होता है? स्लाइड बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्लाइड्स बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? स्लाइड ग्लास चाहिए। वो तो बहुत दूर की चीज़ है। हम समझेंगे कि आखिर ब्लड स्मीयर क्यों बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? क्या कारण होते हैं? क्या जानने के लिए बनाते हैं? कौन-सी बीमारी का पता लगाने के लिए बनाते हैं? ये सब और इसका ध्यान हम जनरली करते कहाँ हैं? इसका ध्यान हम करते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का मतलब पेरिफेरल ब्लड फ़िल्म, है ना? पेरिफेरल ब्लड फ़िल्म बीपीबीएफ, है ना? हीमेटोलॉजी का इसे रीढ़ भी माना जाता है। क्या माना जाता है? रीढ़ भी माना जाता है। जैसा कि इसमें रोगी के रक्त की 1 बूँद लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 बूँद लेंगे, है ना? हमने पिंच किया और 1 बूँद स्लाइड पे रखा, ठीक है ना? और काँच की क्या होती है? स्लाइड होती है। साफ एंड स्वच्छ स्लाइड लेना है और उसे हम क्या करते हैं? फैलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए ये मान लो ये मान लो कि स्लाइड है, ठीक? ये मान लो स्लाइड है और हमने यहाँ क्या किया? ये ब्लड की बूँद रखी और हम फिर उसे ऐसे किए तो एक लाइन सी बनती है और उसे क्या करना है? झटके से ऐसे करना है। तो ये एक जीभ के रूप में यानी कि जीभ जैसे एक देखा जाए तो अपना आकार ले लेती है, जो थिन होती है और थिक होती है। तो ब्लड स्मीयर देखा जाए तो थिन और थिक 2 प्रकार से होती है। ठीक है? जिसमें हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्लाइड हमने प्रिपेयर किया, उसमें फिर हम स्टेन लगाते हैं। क्या डालते हैं? स्टेन डालते हैं। स्टेन क्या करता है कि देखा जाए तो कोई भी चीज़ को जैसे मान लीजिए हमारा जो ब्लड का रंग कैसा होगा? रेड होगा, है ना? लेकिन हम उसमें जो प्रेज़ेंट सेल हैं, उनको पहचानने के लिए जैसे मान लीजिए सिकिल सेल एनीमिया होता है, उसमें उनमें सिकिल आकार यानी कि हँसिए के आकार की आरबीसी हो जाती है। तो आखिर वह पहचान में कैसे आएगी? उसे पहचान में लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेन का प्रयोग करते हैं। क्या? स्टेन का। तो जैसे जिम्सा स्टेन हो गया, लिस्मॉन स्टेन हो गया, फ़ीड स्टेन हो गया, तो ये सब स्टेन के क्या हैं, प्रकार हैं, जो हम क्या करते हैं, स्टेनों का उपयोग करके, है ना? और फिर हम क्या करेंगे, उन्हें पहचानने का यानी कि प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि विशेष रंग का मतलब स्टेन, तो हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, से रंगा जाता है और फिर उसकी सूक्ष्मदर्शी जाँच की जाती है। सूक्ष्मदर्शी होगा, स्लाइड को हम क्या करेंगे, रखेंगे और लेंस फिक्स करेंगे, है ना? कि कितने नंबर का लेंस और इसके बाद हम देखते हैं। नैदानिक प्रासंगिकता क्या होती है इसका? तो यह केवल कोशिकाओं की संख्या ही नहीं, बल्कि लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी एंड व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स के भौतिक रूप, मॉर्फोलॉजी और किसी प्रकार की आंतरिक असामान्यताओं की प्रत्यक्ष जानकारी देती है। यानी कि मान लीजिए हम ब्लड ब्लड में जो सेल काउंट होती है उसे हम पता कर सकते हैं, आरबीसी का आकार देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसी का आकार देख सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर स्मीयर का निर्माण हम कैसे करते हैं? स्मीयर का निर्माण कैसे करेंगे? स्मीयर का मतलब यही यही ऐसा ही एक ऐसी चीज़ होती है कि काँच ले लो भैया, उसमें ड्रॉपलेट के माध्यम से यानी कि ड्रॉपर के माध्यम से हमें क्या डालना है बूँद 1 बूँद ये ब्लड डालना है और उसे फिर स्लाइड के रूप में बना लेना है। ठीक है ना? तो एक प्रकार की स्लाइड होती है। ठीक है? तो हम यह ब्लड स्मीयर बनाने की सबसे सामान्य और प्रामाणिक विधि होती है ना? तो जैसे कि हमें बनाने के लिए सही कोण को चुनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे स्लाइड ली और हमने वहाँ यहाँ ड्रॉपर के माध्यम से ब्लड डाला और हम ऐसे कर रहे हैं, तो क्या पता कट्स आ जा रहे बीच में या फिर अच्छे से ब्लड क्या नहीं बन पा रहा, उसकी लाइनिंग अच्छे से नहीं बन पा रही। तो हमें 30 डिग्री या 45 डिग्री का ट्रायंगल बना कर के, कोण बना कर के हमें क्या करना है, उसे स्प्रेड करना है। आई बात समझ में? तो स्प्रेडर स्लाइड को 30 डिग्री से 45 डिग्री के सटीक कोण पर रखकर खून की बूंद को फैलाया जाता है। ठीक? अब बात करते हैं आदर्श स्मीयर की बनावट क्या होनी चाहिए? आखिर हमें आदर्श यानी कि सबसे अच्छा स्मीयर कैसे बनेगा? तो देखो, सबसे अच्छा स्मीयर बनने का एक ही चीज़ है, वो है जीभ का आकार, टंग शेप्ड। एक आदर्श स्मीयर स्लाइड 2/3 हिस्से को कवर करता है। कितने हिस्से को? 2/3 हिस्से को और इसका सिरा गोल जीभ जैसा होता है। इसका सिरा कैसे होगा? जीभ गोल जैसे होगा। ये आदर्श स्मीयर की बनावट है। ठीक है ना? फिर देखते हैं 3 विशिष्ट भाग आखिर कि कोई स्मीयर तो हम बना लिए, लेकिन उसके 3 भाग कौन-कौन से? उन्हें हम 3 भागों में बाँट दिए। जो हमारे जीभ के आकार की हमारी जो स्मीयर बनी है ना? स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर बनी, स्मीयर का मतलब पतली यानी कि थिक स्मीयर और थिन स्मीयर। आई बात समझ में? तो
3 स्पष्ट क्षेत्र होने चाहिए। फर्स्ट हेड, हेड जो होता है मोटा होता है, बॉडी यानी मध्य भाग, बॉडी मध्य भाग और टेल यानी कि फीदरेड एज सबसे पतला हिस्सा, ठीक है? जाँच क्षेत्र आखिर अब जैसे अब 3 भाग तो हो गए, हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया, आखिर हमें हमारे लिए जाँच का क्षेत्र कौन होता है? तो उस जाँच का क्षेत्र कौन होते हैं यानी वर्किंग ज़ोन। तो सूक्ष्मदर्शी जाँच हमेशा टेल और बॉडी के संधि क्षेत्र जंक्शन पर करते हैं। जैसे कि टेल और बॉडी जहाँ से कनेक्ट होते हैं, यानी कि बीच वाला पार्ट और जो यानी कि जो पतला वाला भाग है, सबसे पतला क्या होता है? टेल होता है। वहाँ उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से करते हैं और वहाँ देखते हैं, जहाँ कोशिकाएँ एक समान परत में फैली हैं, एक समान परत में, ना ऊपर ना नीचे, एक समान परत में, ठीक? अब त्रुटि या मुक्त स्मीयर क्या होता है? आखिर मुक्त स्मीयर का मतलब तो आदर्श स्मीयर में तरंगे या छेद होल्स या स्प्रेडर स्लाइड के खुरदुरेपन के कारण बनी धारियाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ना तो कोई धारी होना चाहिए, ना बिना कट्स के आप स्मीयर यानी कि स्मीयर में कोई कट्स नहीं होना चाहिए, है ना? कोई तरंगे टाइप से नहीं होना चाहिए और ना ही बीच-बीच में बुलबुले टाइप से होते हैं ना, ऐसे बीच-बीच में ब्लड छूट जाता है, फिर आगे कंटिन्यू, फिर छूटा, फिर कंटिन्यू, ऐसे नहीं होना चाहिए। है ना? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बात करते हैं स्टेनिंग का सिद्धांत आखिर क्या होता है? तो देखिए स्टेनिंग के लिए स्टेनिंग का मतलब हमने स्मीयर बना लिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि सूक्ष्मदर्शी में चेक करने से पहले हम उसको स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब रंगना, कोई चीज़ को रंगना। तब ना देखा जाए तो हम जैसे मान लीजिए कोई रंग देते हैं तो हमें जब जब हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी में तो हमें 2 कलर दिखाई देंगे, एक गुलाबी या लाल रंग और एक नीला रंग। मैं ये भी बताऊँगा कि नीला रंग किस चीज़ को प्रेज़ेंट करता है और लाल रंग किस चीज़ को। तो देखिए रोमानोवस्की स्टेन, है ना? रोमानोवस्की स्टेन, इसी के अंतर्गत जिम्सा स्टेन आता है, लिस्मान स्टेन आता है ना? इयोसिन डाई आता है, फाइट डाई आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है रंगने का प्रकार यानी कि हम कोई चीज़ को हमने स्मीयर बनाया, उसमें लिस्मान स्टेन को डाले, है ना? कुछ देर के लिए उसे रहने दिए थोड़ा-सा यानी रूम टेम्परेचर पर और फिर क्या कर रहे हैं, एक ऊपर से स्लाइड डाल कर के, है ना? जिससे वो फिनिशिंग हो और हम चेक करते हैं। ठीक है? जिससे आसानी से माइक्रोस्कोप का लाइटिंग देखा जाए, तो अपना डिटेक्ट कर सके। तो मिथाइलिन ब्लू, है ना? मिथाइलिन ब्लू रोमान वेस्कीस्टेन का रसायन शास्त्र क्या कहता है कि मिथाइलिन ब्लू का हम प्रयोग करते हैं, यानी क्षारीय डाई, इसे क्षारीय डाई भी कहते हैं। मिथाइलिन ब्लू यानी कि कैसा होता है? क्षारीय होता है और इयोसिन वाई यानी कि अम्लीय डाई। इयोसिन वाई मतलब अम्लीय डाई और लिस्मान स्टेन यह अल्कोहल फिक्सर, है ना? अल्कोहल फिक्सर और स्टेन का संकर है, यानी इसमें पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है ना? इसे हमें अपने से फिक्स नहीं करना है। पूरे भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त यानी सबसे ज़्यादा स्टेनिंग का प्रयोग किसे करते हैं? लिस्मान स्टेन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं मिथाइलिन ब्लू जिसे हम क्षारीय डाई कहते हैं। यह अम्लीय भागों यानी कि एसिडिक पार्ट जैसे कि नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जो हमारा ब्लड सेल्स हैं, उसमें जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के क्रोमेटिन और आरएनए को बैंगनी या गहरे नीले रंग में रंगती है। तो जब हम डालेंगे तो आपको आपको यह क्या करेगी, आपके वो जो सेल्स रहेंगे, जिसका न्यूक्लियस का जो क्रोमैटिन और आरएनए होता है, जब उसमें बैंगनी और गहरे नीला रंग जब उसमें रंग जाएगा, तो आप आसानी से पहचान पाएँगे कि यह न्यूक्लियस है ना? यह न्यूक्लियस है। इसके बाद इयोसिन वाई डाई, है ना? यानी कि अम्लीय डाई जिसे कहते हैं, यह क्षारीय संरचनाएँ जैसे हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म को, है ना? क्षारीय संरचनाएँ जैसे हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म को चमकीले लाल रंग, है ना? चमकीले लाल रंग और गुलाबी रंग में रंगती है। याद रखना है कि किसमें रंगती है? हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म को चमकीले लाल रंग और गुलाबी रंग में, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि ये हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म का ये क्या है? पार्ट है और उसी में जो हीमोग्लोबिन जो जो आरबीसी है या फिर डब्ल्यूबीसी है, उसका जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कैसे पहचानेंगे? वह कैसे दिखेंगे? बैंगनी और गहरे नीले रंग का दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। है ना? लिस्मान स्टेन अल्कोहल फिक्स से पहले से होता है और सबसे ज़्यादा भारत में लिस्मान स्टेन का प्रयोग किया जाता है। ये ठीक है? अब लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी प्रोफाइल हम लिस्मान के अंतर्गत देख रहे हैं। ठीक है? तो देखो देखो, ये क्या दर्शा रहा है हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है ये स्लाइड दर्शा रही है। जैसे सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की मॉर्फोलॉजी सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की मॉर्फोलॉजी तो यह कैसे दिखाई देती हैं? बाइकॉनकेव दिखाई देती हैं यानी कि आरबीसी प्रोफाइल हम देख रहे हैं। यह कैसी होगी? बाइकॉनकेव होगी और अकेंद्रीकृत होगी यानी कि सामान्य मानव आरबीसी यदि हम देख रहे हैं, है ना? तो केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो ह्यूमन के
ह्यूमन के आरबीसी में केंद्रक क्या होगा मेरे मित्र? अनुपस्थित होगा, जिससे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के वहन हेतु पर्याप्त स्थान मिलता है। तो ये चीज़ आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं सेंट्रल सेंट्रल पोलर, है ना? सेंट्रल पोलर ये क्या होता है सर? ये आकार के कारण यह आकार के कारण केंद्रक में 1:3 यानी 1/3 भाग हिस्से में हल्का पीलापन दिखाई देता है, ये देखो, है ना? हल्का पीलापन क्या करेगा? दिखाई देगा, जो हीमोग्लोबिन घनत्व को क्या करता है? दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको आ रही होगी समझ में। बात बात करते हैं कि सामान्य व्यास क्या होता है ना? सामान्य व्यास क्या होता है? तो कोशिका का औसत व्यास जो होता है ना, वो 7.2 से 7.8 माइक्रोमीटर होता है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए और आप इसे क्या करेंगे? याद करेंगे, है ना? इसके परिवर्तन से एनीमिया के प्रकार का क्या पता चलता है? एनीमिया यानी सिकल सेल एनीमिया हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगी? हाशिए के आकार की आरबीसी बन जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा, है ना? चलिए बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में डीएलसी, है ना? तो देखो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड बेसोफिल्स आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ठीक? है ना? पढ़े हो कि भूल गए? ठीक? फिर देखो ये न्यूट्रोफिल्स 60% भाग बनाता है, लिम्फोसाइट्स 30%, इओसिनोफिल्स 7% और मोनोसाइट और बेसोफिल्स 3%। उसमें भी जो न्यूट्रोफिल्स यह क्या करता है? एक प्राथमिक रक्षक होता है, प्राथमिक रक्षक। कोई भी बीमारी आ रही है सबसे आगे लड़ने जाएगा। जैसे बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने फर्स्ट में जाएगा। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट्स, यह 30% और देखा जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह वायरल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इओसिनोफिल्स क्या होता है? 7% भाग बनाता है, एलर्जी और परजीवी के लिए क्या करता है? रक्षात्मक साबित है, यानी कि रक्षा करेगा। मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स यह 3% होते हैं और बृहत भक्षक यानी भक्षकाणु, है ना? देखा जाए तो मैक्रोफेज और हिस्टामिन स्राव करते हैं। तो ये चीज़ आ गई समझ में आपको? आ गई क्या? ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए बात करते हैं आगे कि ये जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी है ना? तो आरबीसी की असमानताएँ देखते हैं, जो माइक्रोसाइट्स होता है, फिर मैक्रोसाइट्स होता है, फिर सिकल सेल्स होती हैं, फिर सिस्टोसाइट्स होता है और टारगेट सेल्स होती हैं। तो इसमें यदि विवरण देखा जाए, है ना? तो आकार में बहुत छोटी कोशिकाएँ होती हैं, है ना? एमसीवी की यदि बात करते हैं और यह नैदानिक स्थिति क्या होती है यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस तो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, आयरन की कमी के कारण, ठीक है ना? वहीं मैक्रोसाइट्स, है ना? आकार में असामान्य रूप से बड़ी होती है ना? फिर ये क्या करती हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन बी 12 और फोलेट कमी के कारण होता है ऐसा, है ना? फिर सिकल सेल्स क्या होती हैं? द्रांति या अर्धचंद्राकार रूप यानी सिकल शेप्ड की हो जाती हैं और यह सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होते हैं यानी कि इस आकार में आ जाएगी, ठीक है? फिर वहीं बात करते हैं सिस्टोसाइट, यह टूटे हुए या त्रिकोणीय टुकड़े होते हैं, है ना? फिर ये कब बनता है? यह कैसी स्थिति आती है? कब आती है ऐसी स्थिति? तो माइक्रो अ एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना? एमएएचए के कारण, ठीक है? फिर वहीं टारगेट सेल्स, बैल की आँख जो होती है बुल्स आई, है ना? बुल की आई जैसे रिंग आकृति की, है ना? थैलेसीमिया और लीवर डिसीज़ में देखने को मिलती है आरबीसी का क्या आकार। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का महत्वपूर्ण असामान्यताएँ, तो न्यूट्रोफिल्स विसंगतियाँ, है ना? ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का मतलब कि सामान्य न्यूट्रोफिल में 2 से 5 लोब्स होते हैं। कितने होंगे? आ जाएगा पेपर में कि कितने लोब्स होते हैं सामान्य न्यूट्रोफिल्स में, तो 2 से 5 लोब्स होते हैं। यदि लोब्स की संख्या 5 से अधिक है, कितनी? यदि लोब की संख्या 5 से अधिक है हो जाए, तो यह मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का प्राथमिक लक्षण है। क्या है? ब्लास्टिक एनीमिया का क्या है मेरे मित्र? देखा जाए तो प्राथमिक लक्षण है। बात करते हैं टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स क्या है? तो तीव्र जीवाणु संक्रमण, है ना? तीव्र जीवाणु संक्रमण में साइटोप्लाज्म में गहरे नीले दानों का दिखना संक्रमण की गंभीरता दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। लिम्फोसाइटिक असामान्यताएँ, है ना? एटिपिकल एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, है ना? ये क्या होता है आखिर? तो लिम्फोसाइटिक में कैसे असमानताएँ आ रही? तो एटिपिकली रूप से और माइलोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट देखा जाए तो कंडीशन बन रही है। ये सामान्य लिम्फोसाइट से बहुत बड़े आकार के सेल हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से वायरल बीमारियों जैसे इन्फेक्शियस न्यूक्लियोसिस में प्रत्यक्षा प्रतिक्रिया के रूप में दिखते हैं। ठीक है ना? मायोलोब्लास्ट्स और लिम्फोब्लास्ट्स में क्या देखने को मिलता है कि ये अपरिपक्व ब्लास्ट सेल ल्यूकेमिया, है ना? ल्यूकेमिया जब ब्लड कैंसर होता है व्यक्ति को बोलते हैं ना कि ल्यूकेमिया यदि हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर क्या होता है? उसमें मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है, वही एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है? फैल सकता है ना? तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी क्या हो रही है कि माइलोब्लास्ट या लिम्फोब्लास्ट के रूप में होती है ना?
और यह अपरिपक्व होती हैं, है ना? ज़्यादा मात्रा में, है ना? और ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के लिए ज़िम्मेदार होती हैं और हम इसी संकेत को जब हम ब्लड स्मीयर बना कर के माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं, तो हम इसी का प्रयोग करके हमें पता चल जाता है कि आखिर ल्यूकेमिया है। ठीक है? प्लेटलेट्स प्रोफाइल की बात करते हैं, 1.5 लीटर से है ना 4.5 लीटर यानी कि प्रति माइक्रो लीटर सामान्य सीमा होनी चाहिए किसकी? प्लेटलेट्स की, किसमें? ब्लड में। तो थ्रोम्बोसाइट्स का नैदानिक आकलन यदि हम देखें, तो प्लेटलेट्स छोटे होते हैं, क्या होते हैं? प्लेटलेट्स छोटे होते हैं, अकेंद्रकीय होते हैं यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नीले बैंगनी रंग के कण होते हैं और क्या होते हैं? नीले बैंगनी रंग के कण होते हैं, कौन होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। जो मुख्य रूप से थक्का जमाने और ब्लीडिंग रोकने का कार्य करते हैं। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाए सॉरी आपका नहीं यदि मान लीजिए किसी का हो रहा है एक्सीडेंट, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कट्स लग गया तो एक समय ऐसा आता है कि ब्लड रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि देखा जाए तो यही कारण है कि क्या करते हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं, है ना? यही क्या करते हैं थक्का जमाते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं, ब्लीडिंग होने से रोकते हैं। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये क्या होता है सर? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वेरी इंपोर्टेंट यदि स्मीयर में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम दिखाई दे, कितनी? 1.5 लाख से, जैसे डेंगू या मलेरिया, ठीक है? तो हमारे पास 2 कंडीशन बनते हैं, डेंगू हो सकता है कि मलेरिया हो सकता है। इनके लिए हमें क्या करना होगा तत्काल तत्काल हमें ब्लड स्मीयर बना करके और चेक करना होगा, है ना? ब्लड टेस्ट करना होगा और इसी चीज़ को लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है ना? यदि आप बीएमएलटी, डीएमएलटी करते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो तत्काल सघन निगरानी की आवश्यकता होती है और पीबीएफए जो मैं आपको बताया, पीबीएफए में प्लेटलेट्स क्लैम्प्स यानी कि प्लेटलेट क्लैम्प की जाँच करके सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की पुष्टि की जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो आज आपका ब्लड स्मीयर का टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें हमने लिस्मान स्टेन को बहुत अच्छे से, मस्त तरीके से समझा है। तो आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और आगे ऐसे ही आप कमेंट करिए कि अब टॉपिक कौन-सा करना है और ये समझ ना आए तो बताइए, मैं फिर से इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है, जीवन में हार नहीं मानना है और ऐसे ही बेहतर तरीके से प्रयास करते रहना है। ठीक है? यदि हम प्रयास नहीं करेंगे, हमारे मम्मी-पापा इतना सब कुछ हमारे लिए किए है ना, कि सुबह हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल रहा करती थी और मम्मी ने मस्त 4 बजे से उठ कर के खाना बनाना, फिर आई बहन, फिर चले गए, पढ़ाई किए, है ना? यदि यदि उनके लिए ये रात में थोड़ा-सा ना सोने से, है ना? थोड़ा-सा पढ़ लेने से, है ना? थोड़ा कष्ट सह लेने से, यदि हमारे घर की परिस्थिति चेंज होती है, मैंने क्या बोला? आपको क्या बोला मैंने? यदि हमारे घर की परिस्थिति थोड़ा कम सोने से, थोड़ा कम खाने से, थोड़ा कम घूमने से, थोड़ा कम बात करने से और थोड़ा कम मोबाइल चलाने से, थोड़ा कम दोस्ती यारी निभाने से, यदि हमारे घर की परिस्थिति चेंज हो रही है, तो जब हमारे मम्मी-पापा हमारे लिए इतना सब कुछ किए, क्या हम उनके लिए ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? जिनके पीछे आज आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, है ना? जिनके पीछे आप